नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में खबर फैली है कि मोसाद के चीफ और इजरायली पीएम दोनों इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो क्या यह खबर सही है? ईरान के दावों के मुताबिक उसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर मोसाद चीफ और नेतन्याहू को लेकर बहुत गंभीर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी इस खबर की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। इजराइल इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में है और उन्होंने इस जंग के लिए जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, पीटर हेग्सेथ को जिम्मेदार बता दिया है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे ईरान के जंग में फंसा दिया है। तो क्या वाकई मोसाद के चीफ और नेतन्याहू ईरानी बदले की भेंट चढ़ गए हैं? इजराइल और अमेरिका इस युद्ध को अभी तक बहुत हल्के में ले रहे थे। अब भारी नुकसान है। क्षेत्रीय अस्थिरता को देखकर ट्रंप सिर पकड़कर बैठ गए। स्थिति पल पल बदल रही है। करेंगे इस पूरी खबर को स्कैन, जानेंगे इस दावे की हकीकत, बताएंगे कि कब नेतन्याहू पर हमले की खबर आई, मोसाद चीफ पर हमले की खबर कब आई, सोशल मीडिया पर क्या विजुअल दिखाए जा रहे हैं जिसमें मोसाद चीफ के मारे जाने की खबर है, नेतन्याहू के लापता होने की खबर है। खबर की ABCD आपके सामने रखेंगे डिटेल के साथ। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जंग चरम पर है। मिसाइल और ड्रोन की बारिश ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल सबसे बड़ा, क्या मिडिल ईस्ट में कयामत की शुरुआत हो चुकी है? क्या मोसाद चीफ मारे जा चुके हैं? नेतन्याहू की मौत हो गई? दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और मोसाद चीफ को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि नेतन्याहू के घर की यह तस्वीर है। ये देखिए तस्वीरें आप। ये नेतन्याहू के घर की तस्वीर है। ये ऐसा दावा है सोशल मीडिया पर। इस विजुअल को लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उसके नीचे कैप्शन लिखा जा रहा है, वेरीफाइड अकाउंट से लिखाया जा रहा है। लेकिन हालांकि इस दावे की इंडिया डेली पुष्टि नहीं करता है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वेरीफाइड अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का घर मिसाइल के अटैक के अंडर आया और उसके बाद पूरी तरीके से जलता हुआ दिखा है, जिसमें नेतन्याहू के भाई के भी मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू भी लापता है। देखिए कैसे धधक रहा है यह मकान, जो कि इजराइल में पीएम हाउस है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई ईदो नेतन्याहू की मौत हो गई है। 11 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन्स दागे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल के नेवातिम एयरबेस और तेल अवीव के पास खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया और कुछ ईरानी मीडिया संस्थानों का दावा है कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया को मार गिराया गया है इस अटैक में। अब एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर। ये है, दावा किया जा रहा है कि इस बॉडी बैग, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें मोसाद चीफ डेविड बार्निया को ले जाया जा रहा है। और ये जो विजुअल है सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेजी से वायरल है और कई अकाउंट से इसको ट्वीट किया गया है। और फिर से आपको बता दूं, वेरीफाइड अकाउंट से इसको ट्वीट करके बताया गया है कि इसमें मोसाद चीफ का शव रखा गया है। इजरायली फोर्स एक बॉडी को बॉडी बैग के बीच में लेकर जा रही है। दावा यह है कि किसी आम व्यक्ति की बॉडी नहीं है, एक आम इंसान की बॉडी नहीं है, बल्कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया का शव है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह हमला इजराइल की हालिया कार्रवाई का जवाब है, यानी कि यह खामिनेई की मौत का बदला है। यह तेहरान का महाबदला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन एक साथ दागे हैं और इन हमलों का निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने, खुफिया एजेंसियों के मुख्यालय और अमेरिकी बेस बताए जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा और अन्य शहरों में सायरन बज रहे हैं। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। ईरान इस वक्त खूंखार हो चुका है। हमलों से उसने पूरे मिडल ईस्ट में कदर मचा रखा है। जूनियर खामनेई भी लंबी जंग
लड़ने के लिए हामी भर चुके हैं। और आपको एक अंदर की खबर मैं बताऊं, मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर इस वक्त ईरान चल रहा है। यह डॉक्ट्रिन खामेनेई की मौत के बाद के लिए बनाई गई थी। इस डॉक्ट्रिन में लिखा गया था कि जैसे ही ईरान में सुप्रीम लीडर की मौत होगी, पूरे ईरान में ऑटोमेटिकली खामेनेई के हत्या के बाद या उनके मारे जाने के बाद अगर विदेशी हमलों में मौत होती है तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू कर दिया जाए। और ये IRGC के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार किया था, खासकर इराक के सिचुएशन को देखने के बाद। 2003 में वो IRGC के कमांडर बने और 2019 तक लगभग वो कमांडर रहे। और इस दरमियान उन्होंने मुस्लिम देशों की स्थिति, इन्वेजन, अमेरिका के हमले को देखते हुए एक डॉक्ट्रिन तैयार की। इस डॉक्ट्रिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा ईरान 31 कमांड सेंटर में डिवाइड हो जाएगा और हर कमांड सेंटर का कमांडर अपने आप में चीफ होगा। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी किसी पर भी अटैक करने के लिए, यानी कि दुश्मनों पर, किसी भी मिसाइल को दागने के लिए, किसी भी हथियार को चलाने के लिए, किसी भी ड्रोन को चलाने के लिए। यही है मोज़ैक डॉक्ट्रिन, पूरे ईरान को मोज़ैक शेप में 31 भागों में बांट देना। अब आप एक कमांड सेंटर से तो लड़ सकते हैं, एक लीडरशिप से लड़ सकते हैं, आप 31 कमांड सेंटर से कैसे लड़ेंगे? और इसलिए ईरान कह रहा है कि एक अंतहीन जंग है, हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार। जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता तब तक जंग जारी रहेगी। और इसके पीछे वजह है मोज़ैक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में 31 कमांड सेंटर्स का इस्तेमाल करना, ईरान के टेरेन को इस्तेमाल करना, उसको हथियार बनाना, यानी उसका जो इलाका है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर जो पर्यावरण की कंडीशन है, सबको हथियार बना लो और दुश्मनों को सरेंडर करवा कर ही दम लो, यानी कि अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करना ही होगा। यह दावा है IRGC का। अली लारिजानी कह रहे हैं कि हम ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं। ट्रंप को समझना होगा ईरान जनता फौलादी इरादे रखते हैं। ट्रंप सावधान रहो, टारगेट पर तुम भी हो, खात्मा कभी भी हो सकता है। अब्बास अरागची कह रहे हैं ट्रंप अपने मकसद में फेल हो गए, सत्ता परिवर्तन का सपना काफूर और चकनाचूर हो गया है। ईरानी जनता का सुप्रीम लीडर पर जो विश्वास है वो अडिग है और अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बातचीत नहीं, सिर्फ जवाब दिया जाएगा और बातचीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है, पीठ में छुरा गोपाल। मतलब जानिए, इजराइल US के सामने ईरान को सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान अगले 10 साल तक जंग के लिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है और वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका को इस मिडिल ईस्ट के रीजन से हम खत्म नहीं कर देते, इजराइल को पीछे नहीं ढकेल देते, तब तक हम जंग लड़ेंगे। हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, फुल मूड में जंग लड़ने के लिए। और जो वॉशिंगटन से खबरें आ रही वो तो और डराने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करके शांति बहाल कर देंगे, अब खुद को एक ऐसी जंग में फंसा हुआ पा रहे हैं जिनसे वो बाहर कैसे निकले उनको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये तो स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और पीटर हेगसेथ ने फंसा दिया, वरना मैं तो ठीक ठाक चल रहा था, मेरा इरादा नहीं था ईरान पर हमला करने का। अब ये AI वीडियो है, इसके पीछे का कंफर्मेशन अभी ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस तरह के कई वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वही युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 8 से 10% उछल गई हैं। अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। ट्रंप के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना मुश्किल हो रहा है। हर दिन तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर का खर्च है इस जंग को लड़ने में। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रहे हैं कि 800-850 मिलियन डॉलर का खर्च है पर डे इस पूरे जंग को ऑपरेट करने में अमेरिका के लिए। और वो भी अमेरिका किसकी लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ईरान को मिटा देने की धमकी देते रहे, लेकिन अब उनके समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए? डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर, पैसों के मामले में भी, हथियार के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी। लेकिन जब ये सुपर पावर यानी कि अमेरिका और वहां के सुपर पावर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 16वें नंबर की आर्मी यानी कि ईरान से टकराए तो सारी हेकड़ी धन की धन रहे। ऐसा लग रहा है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, उनको अपनी हैसियत पता चल गई। 12 दिन गुजर गए, ना तो ईरान सरेंडर के मोड में और ना ही उधर से हमले कम हो रहे हैं। ईरान में तख्ता पलट का मकसद भी नाकाम हो गया है। खामनेई की मौत के बाद ईरानी जनता में गुस्सा भड़क गया है। वो जो थोड़ी बहुत चिंगारी आग थी वहां के रिजीम के खिलाफ, वो भी गई। अरे भाई, आपको खामनेई को क्यों मारना था? खामनेई को मारने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू हो गया ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर। ईरानी जनता अली खामनेई के साथ डट कर खड़ी है। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुश्तबा सुप्रीम लीडर बना दिए गए। होर्मुज बंद कर दिया गया है IRGC की तरफ से। सऊदी, कुवैत, बहरीन, सब के सब इस वक्त इस जंग में फंसे हुए। उनकी इकोनॉमी करा रही है, उनका खर्चा पानी बंद हो गया है, उनका व्यापार ठप पड़ा, तेल गैस नहीं बेच पा रहे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी, कुवैत, बहरीन से अमेरिका अपने बेसेस को खाली कर रहा है। ट्रंप पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं अरब के देश। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। इस बात को लेकर लगातार वार्न किया था हमने भी। ये खबर लगातार आपको दिखाई थी, शायद आपको याद होगा अगर आप लगातार इंडिया बोल रहा है देखते हो या इंडिया डेली देखते हो, तो हमने लगातार कहा कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका ने कदम रखने की कोशिश की, एक भी हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा और खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। यानी करे कोई और भरे कोई। अब ईरानी मिसाइलों से आखिर बचाए कौन? व्हाइट हाउस के लिए स्थिति बहुत जटिल हो गई। एक तरफ इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से और इजराइल से नेतन्याहू खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। वॉशिंगटन में लगातार आपात बैठकें हो रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के लिए यह पिछले कई सालों का सबसे बड़ा सैन्य संकट बनता जा रहा है और ईरान के हमले नहीं थम रहे हैं। परमाणु हमले की धमकी दी जाने लगी। अमेरिका के लिए परीक्षा की घड़ी है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। तो क्या ये आग बुझ पाएगी या ये युद्ध पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बनने वाली है? बातचीत करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन तपेश जी का रुख करूं और मेरा पहला सवाल, देखिए दो खबर इस वक्त बहुत तेजी से भयंकर आग की तरफ फैली हुई है। पहली तो यह कि नेतन्याहू लापता है, दूसरी तरफ मोसाद चीफ मारे गए हैं और ईरान ने 35th वेव ऑफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। जी, तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी, एक्चुअली देखिए, ये कंफर्म न्यूज तो नहीं है। वही है कि थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़ के इंफॉर्मेशन बनती है। जैसे खामनेई साहब भी पहले दिन की स्ट्राइक में मारे गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो जब तक इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तो ये कंफर्मेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि देखिए, फॉग ऑफ वॉर चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है, साई वॉर चलता है, तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। तो इसलिए इस चीज को कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली होगा। आपने मोज़ेक की बात की, खामनेई साहब को मारने की जरूरत नहीं थी। 31 कमांड सेंटर्स बन गए, इंडिपेंडेंटली वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी वॉर में ये एक सिर्फ इमरजेंसी मेजर होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल इज ऑलवेज गुड। मतलब सब लोग ये चाहते हैं कि एक सेंटर हो जहां से पूरा कंट्रोल हो, लेकिन डिफरेंट इंडिपेंडेंटली सब ऑपरेट करते हैं, तो वो इमरजेंसी कंट्रोल है। इस केस में अच्छी बात है कि जिससे कि लड़ाई ना रुके। वो हर देश अपने अपने हिसाब से अपने अपने नियम बनाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जब कमांड सेंटर्स लड़ते हैं
तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट बहुत होता है। मालूम पड़ा, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि दो अगल बगल वाले कमांड सेंटर सेम टारगेट को हिट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ एफर्ट, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सब इंडिपेंडेंटली फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। इसराइल के ऊपर ईरान से ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसराइल जो है अपने आप को एक सुपर पावर की तरह ट्रीट करता है, अमेरिका उसके सपोर्ट में है, और इसराइल और अमेरिका को छोटा सा भी डैमेज वर्ल्ड में ज्यादा हाईलाइट होगा बजाय ईरान के, क्योंकि ये सबको पता था वर्ल्ड में कि इसराइल और अमेरिका का लॉसेस के मामले में या सामने की टक्कर में ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन ईरान झुकेगा भी नहीं, ईरान सरेंडर भी नहीं करेगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा एक दो दिन में दिखता है कि ट्रम्प साहब अपना वाणी को थोड़ा सा विराम देके कुछ चेंज करेंगे। जो आपने बोला एआई वाली बात के ईरान से बात हो सकती है, अब ऐसा हो सकता है, तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि ये वॉर में ईरान उस वजह से लड़ रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। तो जब कोई इस स्टेज पे आता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। देखिए वियतनाम में भी अमेरिका ठीक ठाक पावरफुल आदमी कंट्री था। वियतनाम के लॉसेस बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन फिर भी उसको एक अमेरिका की हार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि wars are not won based on losses, it is won based on your military and political objective। तो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका लेके चला था वो शायद मुझे कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है। तो अभी इसमें रमेश थोड़ा चौधरी, जो आप जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं वो डॉक्ट्रिन मोज़ैक डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाती है, और शायद आप इसके बारे में बेहतर जानते हो। वो मोहम्मद अली एक कमांडर हुआ करते थे आईआरजीसी के। 2003 में वो आईआरजीसी में आए और 2007 में वो कमांडर बने, और उसके बाद उन्होंने मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाई। वो था कि जैसे ही खामेनेई की अगर दुश्मनों द्वारा हत्या कर दी जाती है, किसी असैसिनेशन के वो शिकार हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा पूरे ईरान में। अब उसमें क्या है कि उसमें वो जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग कमांड सेंटर्स बन जाएंगे, सबको पूरा अधिकार होगा कि वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर सकें, वो अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का बेटर यूज कर पाएंगे, अपने हिसाब से तय कर पाएंगे। मैं इसमें ब्रिगेडियर साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा कि वो इस वॉर को अभी तक कैसे देख रहे हैं, और ये जो खबर आ रही है मोसाद चीफ को लेकर, क्या आप तक भी कुछ पहुंचा है क्या ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ईरान की अब तक जो रणनीति रही है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ईरान के पास जिस तरह के संसाधन थे उसे मालूम था कि उसके आगे जो एडवर्सरीज हैं उनकी क्या कुव्वत है, और उसने अपने रिसोर्सेज को बड़ा जुडिशियसली यूटिलाइज किया। अपने लॉसेस को उसने मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से फ्रैगमेंटेड एप्लीकेशन अपनी फोर्सेस का किया या रिसोर्सेज का किया, वो अमेरिका के लिए एक सबक है। रही बात मतलब अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, आज की तारीख में वो कैलकुलेट कर रहा है कि साहब कैसे इस जो गले में जो हड्डी फंसी है इससे निकला जाए, क्योंकि ईरान ने सारे जो एनर्जी वर्ल्ड था या जो एनर्जी क्राइसिस थी उसको एक नया स्पिन देके पूरे विश्व को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अमेरिका और केवल अमेरिका ही एक कल्प्रिट है जिसने पूरे विश्व को, देखिए पूरे विश्व की 2% जीडीपी गिरती दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि साहब किस तरह से एक मतलब राष्ट्राध्यक्ष की वजह से जो बिल्कुल विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेता है उसकी वजह से पूरा विश्व त्राहिमाम है। रही बात मुसाद के, ये भाई साहब तो जब से इन्होंने नाक में दम कर रखा, पता नहीं क्या ही मजाक बना के रखा है। पहले टैरिफ लगाकर सबको परेशान किया, उसके बाद अब एक ऐसी वॉर छेड़ दी जिससे सिर्फ साउथ ही नहीं, मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा वेस्ट परेशान होगा। अभी रशिया भी कह रहा है कि हम गैस सप्लाई बंद करने जा रहे हैं पूरे यूरोप के लिए, करिए जो करना आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका ये सोचता है कि साहब उसका एक छत्र राज है। अमेरिका ने ये तवक्को नहीं की थी कि ईरान एक ऐसा फॉर्मिडेबल फ्रंट पोज करेगा। अभी आपने खुद बताया जिस तरह से मोज़ैक की जो डिप्लॉयमेंट है, हर एक जो उसका कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर होगा, दे विल बी लाइक इंडिविजुअल या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, और वो अमेरिका या इजराइल को इस तरह घुटने पे ले आएंगे, और अपने जो यूएस के एलाइज हैं कि अमेरिका सोचेगा कि साहब ये मैंने दूसरा वियतनाम, ग्रुप कैप्टन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे मैं दूसरा वियतनाम कैसे रिपीट हो रहा है।
रही मुसाद के चीफ की बातें, कई इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जब तक कंफर्म न्यूज ना हो, हालांकि ईरान ने काफी हमले किए हैं, लेकिन मुसाद एक ऐसी एजेंसी है, विश्व में सबसे आला इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान ईरान के लिए होगा कि उनके जो चीफ है उसको मतलब मार गिराना। लेकिन युद्ध में कुछ भी संभव है, जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलती तब तक इस पे कमेंट करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।